हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स गणित का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। जी हाँ बच्चों, हम झारखंड बोर्ड का 2022 के मैथ के क्वेश्चन पेपर को आज आप लोग को सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है। और आपको बहुत अच्छा से पता होगा बच्चों कि पिछला साल का क्वेश्चन करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना आपके आने वाले एग्जाम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। क्योंकि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, वो आपके बुक के अंदर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और बुक में कौन कौन से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस 2-4 साल में बार बार कोई क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। ठीक है। तो मैं तो कहूंगा बच्चों कि आप प्रीवियस 3-4 साल, ठीक है, 3 से 4 साल आप प्रीवियस मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर करके जरूर जाना एग्जाम में। ठीक है। 110% बोलते हैं कि यहां से आपका 80% क्वेश्चन इन्हीं में से आपको मिलेगा। ठीक है। मैं बच्चों आज इस वीडियो में 2022 के मैथ का 40 क्वेश्चन करवाऊंगा। कितना क्वेश्चन करवाऊंगा? 40 क्वेश्चन। ठीक है। और अगर इस 40 क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं, एकदम दिमाग में डायरेक्ट ठोक लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं रटन विधि वाला नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं, तो बता रहे हैं कि एग्जाम में आप 30 प्लस क्वेश्चन 100% गारंटी कि आप करके आओगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम 40 क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सीखते हैं किस तरीके का आपका एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहला नंबर जो है सवाल। ठीक है। क्या क्वेश्चन है? 120 का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है। देखो इस तरीके का सवाल आपका 2023 वाले क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है। 2022 में तो पूछा गया, 2023 में भी इसी तरीके का पूछा गया था। ठीक है। जहां 120 था वहां पे नंबर चेंज था। ठीक है। 5005 था, लेकिन सवाल यही था। ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर जरूर करके जाना चाहिए प्रीवियस वाला। ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? 120 का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 120 लिख देंगे और इसको हम तोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो देखो 2 से चला जा रहा है, 60 दूनी 120 है ना, और फिर 2 से चला जा रहा है तो 30 दूनी 60, और फिर 2 से जा रहा है तो 15 दूनी 30, और फिर अब 2 से नहीं जाएगा है ना, तो 3 से जाएगा, तो 3 पचे 15। ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो हो गया वो कितना हो गया? 2 गुना के ठो 2 है 3 ठो, तो 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है। तो देख लो कहां पे ऑप्शन बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 1 है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल पे। ठीक है। आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों से पूछा जाता है। मैं इंग्लिश वाला यहाँ पे रेज कर दिया, हटा दिया हूँ, ताकि यहाँ पे आप लोग को बताने में जो है जगह मिल पाए हमको। ठीक है। इसलिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ था, इसको हमने हटा दिए हैं। चलो अब दूसरा नंबर सवाल क्या था? अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 का मान है। सिंपल है, बहुत आसान है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 तिया कितना होता है? देखो तो 24 तिया 4 तिया 12 का 2, हाथ बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72। ठीक है। तो 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बताओ, इतना एकदम बच्चा वाला सवाल है, इसको नहीं कर पाओगे तो फिर क्या करोगे तुम? ठीक है। बिल्कुल कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर सवाल। ठीक है। कितना आसान सवाल है, देखो 6 और 20 का एचसीएफ है। ठीक है। तो 6 और 20 का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। 6 एक जगह लिख देना, एक जगह लिख देना 20। ठीक है। जो भी संख्या रहेगा आप वो दोनों संख्या को ऊपर नीचे लिख देना। अब 6 का गुणनखंड करो। ठीक है। तो 6 को जब गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 दूनी 4, दो, अच्छा 2 गुना 3 ना होगा जी, 2 दूनी 4 हम कर दिए है ना, 2 गुना 3 क्या हो जाएगा? 2 गुना 3। अच्छा 20 को करते हैं तो 2 गुना 2, 2 दूनी 4 पचे 20। ठीक है। तो इसको हम क्या कर दिए, पहले गुणनखंड कर दिए। अब जब गुणनखंड कर दिए तो इसमें देखना है कि कॉमन क्या नजर आ रहा है। दोनों में जो है कॉमन क्या नजर आ रहा है? सर 2 नजर आ रहा है दोनों में। ठीक है। उसके बाद और भी कुछ नजर आ रहा है क्या? नहीं। अगर आएगा तो करेंगे और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो जो मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, जो मिल गया वही आपका इसका एचसीएफ हो जाता है। मिला क्या? 2, तो 2 इसका एचसीएफ हो गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल में। तो कौन सा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है? किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। ठीक है। तो विषम संख्या का रूप है। ठीक है। यहां पे देखो ऑप्शन के हिसाब से काम करना है। ठीक है। m बराबर अगर हम 0 मान ले बच्चों तो ये तो सम संख्या होगा, और हमको पूछ रहा है विषम संख्या, है ना, तो ये तो गलत हो गया, कट गया। अच्छा यहाँ पे 2m है। ठीक है। क्या है? 2m। 2m। अब ये 2m में हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम m को 0 मान लेते हैं तो क्या हो गया? 0। ये भी सम संख्या हो गया, हमको विषम संख्या लाना है। चलो ये भी खत्म। अच्छा अब यहाँ देखो 3 नंबर वाले में क्या लिखा हुआ है?
m प्लस वन। ठीक है, अभी देखो समझ में आ जाएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, m प्लस वन। अच्छा, अगर हम m को वन मान लेते हैं, ठीक है, m को वन मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा, वन प्लस वन, तो कितना हो जाएगा, एक एक दो हो जाएगा। ठीक है, तो ये विषम संख्या हो गया, हमको लाना है विषम संख्या। चलो, अच्छा अगर m बराबर टू मान लेते हैं तो, m बराबर जीरो मान लेते हैं तो, m बराबर अगर हम जीरो मान लेते हैं तो m की जगह हम जीरो लिखेंगे प्लस वन, तो वन आ गया। चलो, विषम संख्या आ रहा है। ठीक है, लेकिन हर समय तो विषम संख्या नहीं ना आ रहा है, कभी सम संख्या आ जा रहा है और कभी विषम संख्या आ जा रहा है। मतलब ऐसा ऐसा नंबर लेना है जो कि हमेशा विषम संख्या ही है। ठीक है, चलो 4 नंबर अब देख लो, क्या लिखा हुआ 4 नंबर में, यहां बनाते हैं हम, क्या लिखा हुआ है, 2m प्लस वन। ठीक है, चलो एक बार हम m बराबर, देखो तीन चीज लेंगे हम। ठीक है, एक बार m बराबर जीरो ले लेंगे, एक बार m बराबर वन ले लेंगे, एक बार m बराबर कुछ भी ले लो, है ना, चलो मान लो दो ले लो। ठीक है, देखो हर समय क्या आता है, क्या विषम संख्या आता है या सम संख्या आता है, तो दो गुना, शुरू में क्या ले लो, जीरो ले लो प्लस वन, तो कितना हो जाएगा, दो शून्य शून्य और एक हो जाएगा। ठीक है, फिर अबर ले लो दो गुना, अबर एक ले लो, फिर प्लस वन। ठीक है, दो एका दो और एक दो, दो एका दो और एक तीन, तीन हो जा रहा है विषम संख्या। चलो सही जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग अगर ले लेते हैं यहाँ पे दो, m बराबर दो मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या विषम संख्या आ रहा है, दो दूनी चार और एक पांच, बिल्कुल। तो ये हर सिचुएशन में यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों की, विषम संख्या आ रहा है। ठीक है, तो ये जो होगा, प्रत्येक विषम संख्या का रूप जो होगा वो आपका 2m प्लस वन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अगर एक बार नहीं समझ आए तो फिर से एक बार इसको पीछे करके देख लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल में, या फिर भी नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट करें व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप मैसेज करें, मैं उसको भी कोशिश करूंगा आपको कॉल पे समझा दूंगा। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, y बराबर px का ग्राफ दिया है, बहुपद px के शून्यक की संख्या निकालें, बताओ। इस तरीके का सवाल बच्चों हर साल, हम बोल रहे हैं ना, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, इस तरीके का सवाल जो है हर साल पूछा जाता है, और ये भी जो सवाल है ना, लॉलीपॉप है। क्या है, लॉलीपॉप सवाल है, अगर इसको नहीं कर पाओगे तो पढ़ना छोड़ देना। ठीक है, देखो इसका आंसर कैसे लाना है, देखो ये वाला जो लाइन होता है ना, जो खड़ा वाला लाइन है ना, ये इसको y बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सोया हुआ लाइन है इसको हम लोग x अक्ष कहते हैं। तो x वाले लाइन में ये बार कितना बार कटा है, ये जो रस्सी फेंका गया है ये कितना बार कटा है, जितना बार कटा है वही उसका आंसर होगा। तो देखो सर कि यहाँ एक बार कटा है, ठीक है, यहाँ एक बार कटा है, एक बार यहाँ कटा है और एक बार यहाँ, सर तीन बार कटा है, तो px का शून्यक जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो तीन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल में। क्या लिखा हुआ है हमारा अगला सवाल, 6 नंबर, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस तीन का शून्यक है। बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस तीन है। ठीक है, इसका शून्यक निकालना है, तो इस शून्यक जब भी निकालने बोलेगा ना तो आप यहाँ पे जीरो लिख देना बराबर में। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर को यहीं रहने दो, तीन को जो है ना ये बराबर का ये साइड कर दो। ठीक है, तीन को जब हम बराबर का ये साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में तीन है तो ये आ जाएगा आपका प्लस में तीन हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर जो है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर जो है ये अगर हम हटा देते हैं यहाँ से, स्क्वायर अगर हम इसको हटा देते हैं तो ये बराबर का ये साइड में अंडर रूट में हो जाएगा। अब ये अंडर रूट जो तीन है ये प्लस और माइनस दोनों में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका दो शून्यक निकल गए, एक एक्स बराबर अंडर रूट थ्री माइनस में और एक एक्स बराबर अंडर रूट थ्री प्लस में। ठीक है, ये प्लस और माइनस दोनों होता है, इसलिए x बराबर माइनस थ्री और x बराबर प्लस थ्री, प्लस अंडर रूट थ्री। तो देख लो कहाँ पे ऑप्शन, तो सर ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। सर यहाँ प्लस नहीं है, अरे बाबू कोई भी संख्या के आगे प्लस रहता है क्या, नहीं, छुपा हुआ रहता है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में, 7 नंबर में, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद निकालना है। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग को हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। शून्यकों का गुणनफल को हम लोग कहते हैं, इस गुना है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका दो। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसका द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद, इसका एक फॉर्मूला होता है, याद कर लो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और ये ब्रैकेट में होता है एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब ये एक्स स्क्वायर की जगह में एक्स स्क्वायर लिख दो, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, तो माइनस तीन दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस तीन और ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, दो। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो प्लस थ्री एक्स हो जाएगा,
और +2 हो जाएगा। देख लो कहाँ पे ऑप्शन, यही आपका द्विघात बहुपद हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 है बाबू, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ कैसा लग रहा है वीडियो ये। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले अभी जल्दी से लाइक ठोक दो। ठीक है, लाइक ठोक दो और पूरे वीडियो देखने के बाद शेयर कर देना। ये चीज भूल जाते हो तुम लोग, वीडियो को देख लेते हो और पास हो जाते हो, निकल लेते हो धीरे से। ठीक है, अरे थोड़ा सा हेल्प करो भाई। ठीक है, थोड़ा हेल्प करो, तब ना हम भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हेल्प करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या हो रहा है सर जी। हाँ, देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है अगला सवाल, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ठीक है, और इज नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है c1 बटा c2, ठीक है, तो क्या होगा इसका। ठीक है, जब ये सिचुएशन होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो उस समय जो होता है वो होता है कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2, ठीक है, और c1 बटा c2, ठीक है, अगर फर्स्ट वाला नहीं मिले, अगर फर्स्ट वाला नहीं मिले, तो ये हमारा अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, ये अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अगर a1 बटा a2, b1 बटा b2, है ना, और c1 बटा c2, अगर तीनों जब बराबर हो गया बच्चों, तो ये जो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, ठीक है, और जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2, जहां पे a1 a2 b1 b2 मिले लेकिन c1 c2 ना मिले, ठीक है, यहाँ पे क्या हो, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 मिले, ठीक है, लेकिन c1 बटा c2 जो है ये ना मिले, तब हम लोग इसको बोलेंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा। क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। ठीक है, होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना कि अद्वितीय हल किसको बोलते हैं, जब फर्स्ट वाला ना मिले। और जब अपरिमित रूप से अनेक हल कब होगा, जब सब मिल जाए। और जब फर्स्ट वाला मिले सेकंड वाला ना मिले, तो हम लोग बोलेंगे कोई हल नहीं होगा। क्लियर है, चलो रिमाइंड हो गया होगा अगर आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 9 नंबर क्या लिखा हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 4 है का हल है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे बनाना है, बहुत ही आसान है। इसको हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे ना, तो लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 5। क्लियर है, ये पहला समीकरण हो गया आपका। दूसरा समीकरण भी लिख लो। हाँ, लिखते हैं 3x प्लस 2y और बराबर में हो जाएगा 4। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों में से किसी एक को मिलाना है, या x वाले लाइन में मिलाना है या फिर y वाले चीज को मिलाना है। ठीक है, दोनों में से कोई भी पक्ष को मिला दो। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि प्लस माइनस इसमें ही है, प्लस माइनस जो इसमें है ये कट जाएगा डायरेक्ट, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप x वाले को भी बराबर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ऊपर से नीचे वाले को ऊपर से गुना करते हैं, तो ये किसके साथ गुणांक है, y का गुणांक 2, तो 2 से ऊपर से गुना कर देंगे। और ये y किसके साथ है, 1 के साथ गुणांक है, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से गुना कर देंगे। अब इसको गुना करने पे कितना आ रहा है, देखो आ रहा है 2x सॉरी 2 2 दूनी 4 ना होगा जी। हाँ, 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x और माइनस 2 को y से गुना करेंगे तो 2y और 5 दूनी 10। ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरा में यहाँ पे करते हैं, तो कोई भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो सेम संख्या होगा, तो सेम संख्या उतार देते हैं हम यहाँ पे, प्लस 2y और बराबर में 4। ठीक है, इसके नीचे हम एक लाइन देते हैं, उसके बाद साइन को चेंज करते हैं, अगर नहीं कटे तब। लेकिन यहाँ पे तो कट रहा है ना, 2y और माइनस में और 2y प्लस में, तो ये कट जा रहा है, तो यहाँ पे साइन को हम चेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखना। 4 3 कितना हो गया, 7x हो गया, और यहाँ पे 10 और 4 14 हो गया। ठीक है, अब इसको हम अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 14/7 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, यानी कि x का मान यहाँ पे आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, x का मान आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब हम लोग को y का मान निकालना है, तो कोई भी समीकरण में x का मान बैठा दो, निकल जाएगा। ठीक है, तो हम चलो समीकरण 1 में ही बैठा देते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस वाई बराबर 5, यही था आपका समीकरण 1। इसी में आपको x का मान बैठाना है। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स के जगह हम कितना लिखेंगे, 2 माइनस वाई बराबर 5। ठीक है, तो 4 हो जाएगा माइनस वाई बराबर 5, और हो जाएगा माइनस वाई 5, और ये जो 4 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में 4 हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा,
1। अब ये माइनस वाई बराबर 1, इसका मतलब क्या हुआ कि y बराबर -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x का मान भी निकल गया 2 और y का मान निकल गया 1। ठीक है, x का मान निकल गया 2 और y का मान निकल गया -1। ठीक है, देख लो कहाँ पे ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सर 1 है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो। ठीक है, वीडियो को आप पॉज करके भी उतार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। क्या लिखा हुआ है, रैखिक समीकरण, उसको मिटा देते हैं ना, क्लियर दिखेगा। हाँ, क्या लिखा हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है कहलाता है। तो रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है वो आपका संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, असंगत का कोई हल नहीं होगा, संपाती में भी आपका कोई हल नहीं होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। समीकरण युग्म, समीकरण युग्म 3x+2y बराबर 5, 2x-3y बराबर 7 के कितने हल होंगे। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग बनाते हैं। तो आपको पता है कि आपका पहला जो समीकरण दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3x+2y और बराबर में 5 दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा समीकरण जो दिया हुआ है 2x-3y और बराबर में 7 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है, ठीक है, कि a1 ये हो गया, ठीक है, a1 ये हो गया, a2 ये हो गया, b1 ये हो गया, b2 ये हो गया, c1 ये है, c2 ये है। ठीक है, चलो अब इसमें हम लोग बैठाते हैं, a1/a2 है ना, b1/b2 और C1/C2। चलो इस पे बैठाते हैं हम लोग, देखते हैं कौन सा बराबर नहीं होगा, उसके बाद ही समझ में आ जाएगा कि एक हल होगा, दो हल होगा या कितना हल होगा। चलो a1 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो a1 3 है, तो 3 लिख देंगे। a2 कितना है, तो 2 है। ठीक है, तो 2 लिख देंगे, बराबर b1 कितना है, तो 2 है, तो 2 लिख देंगे, और b2 कितना है, तो -3 है, तो -3 लिख देंगे, और C1 कितना है 5, तो 5 लिख देंगे, और C2 7। ठीक है, अब देखो कौन कौन बराबर नहीं है, तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट वाला ही बराबर नहीं हुआ। ठीक है, जब फर्स्ट वाला ही बराबर नहीं होगा बच्चों, तो ये आपका होता है अद्वितीय हल। क्या होता है, अद्वितीय हल, यानी कि इसका सिर्फ का सिर्फ एक हल होगा। कितना होगा, तो एक हल होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अद्वितीय हल का मतलब कि इसका एक हल होगा, है ना, जो भी होगा इसका आंसर एक ही हल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। समीकरण निकाय, समीकरण निकाय 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, 2x माइनस के वाई माइनस 2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान है। ठीक है, चलो अद्वितीय हल कब होता है। ठीक है, अद्वितीय हल कब होता है आपको बताएं हम अभी जस्ट। अद्वितीय हल कब होता है बच्चों, इसका क्या कंडीशन है, इसका कंडीशन है कि a1/a2 और b1/b2 जो है ये नहीं मिलना चाहिए, यही है ना इसका कंडीशन। ठीक है, चलो इस पे हम लोग काम करते हैं। आपको पता है कि ये आपका a1 है, ठीक है, और ये आपका a2 है। ठीक है, ये आपका b1 है, ठीक है, चूंकि y के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये आपका b2 है। ठीक है, ये आपका c1 है और ये आपका c2 है। ये तो क्लियर है ना, कि पहला समीकरण में a1 b1 c1 होता है, दूसरा समीकरण में a2 b2 c2 होता है। ठीक है, चलो अब इसमें बैठाते हैं हम लोग। a1 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 है। a2 कितना है, तो a2 सर 2 है, तो 2 लिख देंगे, और बराबर में देंगे। b1 कितना है, तो b1 जो है आपका y के पहले क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। ठीक है, 1 का गुणांक है। और b2 कितना है, b2 सर k है, माइनस k है ना, तो माइनस k लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इज नॉट इक्वल, यहाँ बीच में जो है ना आपका इज नॉट इक्वल है, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि अद्वितीय हल का कंडीशन यही होता है कि a1 a2 b1 b2 नहीं मिले। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो माइनस के को 2 से गुना करेंगे तो -2k हो जाएगा। ठीक है, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इज नॉट इक्वल बीच में लिखना जरूरी है। अब यहाँ पे लिखेंगे k इज इक्वल टू 2 बटा -2, चूंकि इंटू में इधर आके डिवाइड में हो गया, तो ये क्या हो जाएगा -1। ठीक है, मतलब कि k का इज नॉट इक्वल -1, k का मान कभी -1 नहीं होना चाहिए, तभी ये अद्वितीय हल को संतुष्ट कर पाएगा। ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे आपका क्या आंसर यही होगा, यहाँ पे तो आपका k का मान पूछ रहा है। ठीक है, k का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो k का मान जो है आपका 1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, और 2 भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ -1 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि k इज नॉट इक्वल टू -1, k का मान कभी -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो इसका जो आंसर होगा 1 होगा, लेकिन इसका आंसर जो होना चाहिए ना, k का मान नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से थोड़ा पूछना चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका नंबर आप लोग को दे दिया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो नहीं बोलना चाहिए इसको, नहीं बोलते तभी हमारा यहाँ पे -1 आंसर होता है, लेकिन है पूछ रहा है तो तीनों ऑप्शन सही होगा इसका, तीनों ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। यदि रैखिक समीकरणों का यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म असंगत है, तब इसके आलेख की रेखाएं होगी। ठीक है, असंगत। ठीक है, तो इसका आलेख कैसा होगा? असंगत में कब होता है? a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। जब यहाँ पे थर्ड वाला है ना, सेकेंड वाला मैच नहीं करता, b1 b2 c1 c2 नहीं मैच करता है, ठीक है, तब ये आपका असंगत होता है। तब ये क्या होता है? असंगत होता है। और असंगत होने के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आलेख अगर हम बनाएंगे तो ये आपका समांतर होगा। ठीक है, समांतर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप बढ़िया तरीके से जानना चाहते हैं, इसका पूरा चार्ट को देखना चाहते हैं कि कब संगत होगा, कब प्रतिच्छेद करेगा, तो आप हमें व्हाट्सएप में या फिर इंस्टाग्राम पे, ठीक है, इंस्टा पे आप हमें मैसेज कीजिए। इंस्टा पे आप हमें मैसेज कीजिए। ठीक है, हमारा इंस्टा आईडी है दिस इज कैफ। ठीक है, दिस इज कैफ 93। ठीक है, तो इस पे आप हमें मैसेज करेंगे तो मैं उसको दे दूंगा। ठीक है, वो मैं फोटो क्लिक करके रखा हूँ पूरा इसका चार्ट को, तो मैं वहां पे आप लोग को भेज देंगे। ठीक है, तो वहां पे आप हमें मैसेज कीजिए, मैं भेज देता हूँ। ठीक है, या फिर टेलीग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 14 नंबर क्या लिखा हुआ है हमारा? निम्न में निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? ठीक है, तो चलो, द्विघात समीकरण कब नहीं होता है बच्चों? जब इसका अधिकतम घात 2 नहीं होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण कब होता है दोस्तों? जब इसका अधिकतम घात 2 होता है। चलो देखते हैं इसमें कौन सा नहीं है। चलो फर्स्ट नंबर हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? x-2 का होल स्क्वायर बराबर, अच्छा बराबर नहीं है, -1 +1 दिया हुआ है ना, उसके बाद +1 बराबर में 2x-3। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये x-2 का होल स्क्वायर मतलब कि a-b का होल स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, तो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a कितना है? x, और b कितना है? तो 2 है, और प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर, और प्लस में 1 है, बराबर में 2x-3। ठीक है, चलो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -2 2 दूनी 4x, कितना हो जाएगा? 4x प्लस 4 और प्लस 1। ठीक है, बराबर 2x-3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये -4x, और ये देखो इसका जात जो है ना, ये वाला मिल रहा है, तो ये आपका इधर आके माइनस में 2x हो जाएगा, प्लस में इधर आके -2x। ठीक है, 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया, और ये 3 जो है इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -4, अच्छा 4 2 6 ना हो जाएगा। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x और 2x कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये द्विघात है कि नहीं है? सर ये द्विघात है। क्यों? क्योंकि इस समीकरण का जो अधिकतम पावर है, अधिकतम घात है, वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है आपका 2। कितना है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो कितना है? 2 है। इसीलिए ये आपका द्विघात समीकरण होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कौन नहीं है। ठीक है, चलो तो इसको अब हम दूसरे नंबर को भी बना लेते हैं। यहाँ पे आपका दूसरा दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन कि x+1 और प्लस में 8 है, और बराबर में x+2 और x-2, यही है ना? चलो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि x को x से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x को 1 से गुना करेंगे तो x, और प्लस में 8 हो जाएगा। इधर करते हैं तो ये देखो a+b इंटू a-b, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 8, और बराबर इधर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस 2 दूनी 4। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, दोनों एक जात का है। दोनों क्या है? एक जात का है। ये वाला और ये वाला जो है, दोनों एक जात का है। तो ये साइड आ जाएगा, तो ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट जाएगा, मतलब कि अगर ये इधर भी प्लस है, इधर प्लस है, तो काट दो डायरेक्ट। ठीक है, अब हमारे पास बचा तो क्या? तो x+8 बचा, और ये 4 जो इधर माइनस में इधर आके किस में हो जाएगा? प्लस में 4 हो जाएगा। तो बचा हमारे पास x+12। ठीक है, अब बताओ ये द्विघात बहुपद बहुपद द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अधिकतम पावर 2 नहीं है, इसका अधिकतम पावर तो 1 है। देखो x के ऊपर में क्या है? 1 है।
ठीक है, मतलब कुछ नहीं, 1 है, 2 नहीं है, अधिकतम पावर जिसमें 2 होता है वही आपका द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 15 नंबर में क्या लिखा है? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का विविक्तर है। ठीक है, विविक्तर यानी कि d का मान पूछ रहा है ये, और d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो, ध्यान देने वाली बात है कि ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। ठीक है, देखो तीन जो है ना a है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के पहले जो होता है वो a होता है, और x के पहले जो होता है वो आपका b होता है, और ये जो अचर होता है वो c होता है। ठीक है, अब इस पे बैठाते हैं हम लोग। तो b कितना है? -5 है, तो -5 का क्या कर देंगे हम? यहाँ स्क्वायर कर देंगे, प्लस माइनस 4ac, 4 लिख देंगे। a का मान कितना है? 3, और c का मान कितना है? तो 2 है। ठीक है, तो 5 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 तिये 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो 25 में जब 24 तुम घटा दोगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो इसका विविक्तर जो आ गया मेरे प्यारे बच्चों, विविक्तर यानी डी है ना, जो डी आ गया वो कितना आ गया? 1 आ गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ठीक है, चलो वीडियो कैसा लग रहा है बच्चों? ठीक है, समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक करो, शेयर करने तो बोले ही हैं, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं बाबू, कल से पढ़ाना छोड़ देंगे और क्या। क्या करेंगे जब तुम लोग मोटिवेट नहीं करोगे मुझे भी, अपने भी नहीं होगे, तो कैसे फिर? मजा ही नहीं आएगा पढ़ने में, पढ़ाने में ना पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, चलो इसको देखो। एक ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि। ठीक है, तो दो बराबर वास्तविक मूल कब होगा बच्चों? दो बराबर मूल कब होगा? जब d का मान 0 होगा, और d का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब देख लो ये कहाँ पे है बच्चों? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बराबर मूल कब होगा? जब d का मान 0 होगा। क्लियर है ना? ठीक है, अलग अलग मान कब होगा? जब d का मान 0 से बड़ा होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। 17 नंबर क्या है? द्विघात समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, और इसको मूलों की प्रकृति पूछ रहा है। ठीक है, क्या समान है, असमान है? ठीक है, वो चीज पूछ रहा है। चलो तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? मूलों की प्रकृति को निकालने के लिए हम लोग d का मान निकालते हैं। d जब है ना, d का मान निकालते हैं, और d का मान अगर 0 आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि समान है। क्या बोलेंगे? समान है, मतलब बराबर है इसका मूल। और d का मान अगर, ठीक है, d का मान अगर 0 से बड़ा आ जाता है, ठीक है, 0 से बड़ा आ जाता है मतलब धनात्मक में आ जाता है, प्लस में आ जाता है, तो वो उसका जो आंसर होगा वो लिखेंगे असमान। ठीक है, और अगर d का मान ऋणात्मक में आ गया, ठीक है, d का मान अगर आ गया ऋणात्मक में, 0 से छोटा ऋणात्मक में आ गया, ठीक है, माइनस में आ गया, ये माइनस में ये प्लस में, ठीक है, माइनस में आ गया, तो हम बोलेंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा, वास्तविक हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं। चलो तो d का मान निकाल लेते फटाक से। तो d का फॉर्मूला क्या बताया बच्चों अभी हम लोग? b² माइनस 4ac, यही ना बोले? तो b कितना है यहाँ पे? तो ये a है, ये b है, ये c है। b कितना है? -5, तो -5 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4ac। a कितना है? तो 2 है, तो 2 लिख देंगे, और c कितना है? तो 3 है। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाता है ना? 4 दूनी 8 या 24, 24 हो गया। मतलब कि d का मान जो आ गया बच्चों वो आ गया 1, यानी कि किस में आ गया? पॉजिटिव में आ गया। किस में आ गया? धनात्मक में, धनात्मक में 0 से बड़ा आया। ठीक है, 0 से बड़ा आया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मान होगा बच्चों वो असमान होगा। ठीक है, क्या होगा? असमान, वास्तविक एवं असमान। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर वही 0 आता तो समान में आ जाता, यही आ जाता फर्स्ट नंबर ऑप्शन। ठीक है, और वही आपका ऋणात्मक में आ जाता, माइनस में अगर डी आ जाता तो बोलते कि वास्तविक नहीं, कोई हल नहीं, सिंपल से। चलो आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल। क्लियर हो रहा है ना? हाँ, 18 नंबर देखो, द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx, ठीक है, प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। ठीक है, इसको कैसे बनाए? अच्छा, मूल समान बोल दिया है, क्या बोला है? मूल समान। तो मूल समान कब होता है बच्चों? जब d का मान 0 होता है। अभी हमने बताया ना कि समान कब समान होता है? जब d का मान 0 होता है। ठीक है, अभी हमने जस्ट ऊपर बोला कि समान कब होता है? जब d का मान 0 होता है ना? बराबर मूल कब होता है? जब d का मान 0 होता है। अब d का फॉर्मूला क्या होता है? तो d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, बराबर में लिख देंगे 0। तो b², b कितना है बच्चों यहाँ पे? तो ये आपका a है, ये k जो नजर आ रहा है ना ये b है, और ये आपका c है, और यही k का मान निकालना है। ठीक है, चलो b² यानी कि क्या लिख देंगे? k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है? तो a का मान 2 है, और c का मान कितना है?
तो सी का मान आपका 3 है, बराबर में 0। यहाँ लिख देंगे के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 या 24 हो जाएगा, बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे के स्क्वायर, और ये 24 जो है इधर माइनस में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में 24 हो जाएगा। ठीक है, अब ये के स्क्वायर है, इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, मेरा लाइन भी जो जाता है ना बाबू, टेढ़े चला जाता है, बताओ, टेढ़ा आदमी ही है। अरे दीर्घा जा रहा है भाई, भाई भाई भाई, सीधा चलो ना। चलो अबर देखते हैं। चलो अबर ठीक गया है ना। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, के स्क्वायर इधर आ जाएगा। ठीक है, के स्क्वायर जो है इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, अब ये 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 तिया नहीं, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24, ये लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। अब इसमें दो दो का पेयर बना देना है, तो ये दो दो मिल गया, बाकी कोई पेयर नहीं मिल रहा है, तो जो मिल गया उसको एक बाहर निकाल देंगे। तो दो जो मिल गया उसको एक बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा हमारे पास, अंदर बचा 2 गुना 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट में हो जाएगा, 2 2 तिया 6, है ना, कितना हो जाएगा, 2 तिया 6। अब ये देखो कहाँ पे ऑप्शन, तो सर ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। सर प्लस माइनस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बच्चों, जब भी अंडर रूट में रहा तो वो प्लस और माइनस दोनों में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल में। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 10 बराबर 0 है, के एक मूल -2 हो, तो के का मान होगा। ठीक है, तो एक मूल यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ठीक है, एक मूल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एक मूल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, मूल 1 -2 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे x बराबर 1 दिया हुआ है, मतलब कि जब दो, देखो जब भी निकालते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन का आंसर, तो उसमें दो निकलता है, 2x निकलता है, 1x 2x निकलता है। ठीक है, तो एक मूल यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब x बराबर -2 दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, -2 को बैठा देंगे तो k का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना दिया हुआ हमारा क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस में 10 बराबर 0। ठीक है, तो x के जगह में हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे, तो x के जगह में कितना है, 2 लिखना है, -2, तो -2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स के जगह में कितना बोले हम, -2 लिखना है, तो -2 लिख देंगे, और -10 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, चूंकि माइनस खत्म हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इधर आते हैं, तो 2 को k से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2k, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2k, और माइनस में 10 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2k, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 चला गया, माइनस प्लस माइनस घटेगा, है ना, तो -6 बचेगा, बराबर में 0। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 2k बराबर कितना हो जाएगा, 6 इधर माइनस में, तो इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ अगर माइनस में 6 अगर इधर है, तो इधर बराबर का इधर आ जाएगा, तो प्लस में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में 6 आ गया, तो k बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये डिवाइड कर दो, तो कितना हो गया, 3। ठीक है, k का मान कितना हो गया, 2 तिया 6, 3 हो गया, तो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग को कुछ भी आ जाए, ठीक है, इस तरीके का आ जाए k का मान निकालने के लिए, और कोई भी एक मूल दिया रहेगा बच्चों, तो उसमें क्या करना, जो समीकरण दिया रहा है ना, उसमें आप उसका मान को पुट कर देना, डायरेक्ट आपका वहां पे k का मान निकल जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल में। 20 नंबर जो सवाल पूछा गया था, क्या था, द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 के 0 के मूल है। ठीक है, चलो इसका दो मूल निकालते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन में दो दो मूल दिया हुआ है, अब कौन सा सही है ये नहीं पता। ठीक है, तो चलो इसको भी निकालते हैं फटाक से। देखेंगे 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, हम क्या करते हैं इसमें, जब इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन दिया रहता है तो फर्स्ट लास्ट को गुना करते हैं, तो 6x स्क्वायर को, ठीक है, 6x स्क्वायर को 2 से गुना कर देंगे, कितना होगा, 12x स्क्वायर, और 12x स्क्वायर को ऐसा तोड़ना है, क्या बोले, 12x स्क्वायर को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे ये महाशय 1 के बराबर आना चाहिए, महाशय 1 बराबर x के बराबर आना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या है, 1x है, मतलब कि 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 4 को अगर हम 3 से गुना करते हैं, 4x और 3 को, तो 4 तिया 12x स्क्वायर भी हो जा रहा है, और 4x में 3x को घटा दे रहे तो 1x आ जा रहा है। चलिए बहुत अच्छा है, अब हम लोग बैठाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस, अब ध्यान देना यहाँ पे माइनस x लाना है हमको, तो 3 में से 4 को घटा दे, ठीक है, कि 4 में से 3 को घटा दे, तो सर 3 में से 4 को घटा दिए तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो 3 में से 4 घटाते हैं, 3x माइनस 4x,
ठीक है, और माइनस में 2 बराबर 0। अब देखो इसको सॉल्व करके माइनस एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 3x माइनस प्लस माइनस 4x में से 3x घटा है तो माइनस एक्स बचा। ठीक है, माइनस का साइन रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, दो दो का पेयर बनाना है। ठीक है, क्या बोले हम, दो दो का पेयर बनाना। चलो बनाते हैं। तो इन दोनों में से दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है सर, पहले बात है कि ये x नजर आ रहा है तो x लिख दो। और भी नजर आ रहा है कि जो दोनों का टेबल में चला जा रहा है, कौन सा ऐसा संख्या है जो दोनों टेबल चला जा रहा है, दोनों संख्या चला जा रहा है। तो सर 3 का टेबल में दोनों चला जा रहा है, तो 3 भी आपका बाहर निकल जाएगा। अंदर क्या बचा, तो 3x निकल गया तो यहाँ पे 2x बचा। ठीक है, और यहाँ पे 3x निकल गया तो क्या बचा, सिर्फ का सिर्फ 1 बचा। ठीक है, आपको अगर इसको चेक करना है क्या सही हम किए हैं गलत किए हैं, तो एक बार उसको गुना कर लेना। 3 दूनी 6, एक्स 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 स्क्वायर, 6x स्क्वायर हो गया ना। 3x को 1 से गुना करो तो कितना हो जाएगा 3x, क्लियर है ना। इसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग इस दोनों में कॉमन निकालेंगे 2 को। क्या निकालेंगे, कॉमन 2, क्यों, क्योंकि दोनों का पहाड़ा दोनों जो संख्या है वो 2 का टेबल से चला जा रहा है। तो 2 निकाल दिए तो यहाँ पे क्या बचा, 2x बचा। यहाँ माइनस जब भी निकलता है, ध्यान रखना, यहाँ जब भी माइनस निकलता है तो यहाँ वाला साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 1 2। ठीक है, बराबर 0। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये वाला और ये वाला हर हाल में बराबर आना चाहिए। ब्रैकेट वाला जो आया है ना, ये दोनों बराबर आना चाहिए। अगर नहीं आया तो आप गलत बना रहे हो। ठीक है, चलो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे 3x माइनस 2, 3x-2 को एक जगह लिख देंगे, और 2x, ठीक है, 2x प्लस 1 को एक जगह लिख देंगे, है ना। अब बीच में हम एक लाइन दे देंगे। ठीक है, बीच में एक लाइन दे देंगे, लिखेंगे 3x-2 बराबर 0 कर देंगे, और 2x प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में 2 है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, और ये 3 जाके इधर डिवाइड में हो जाएगा, 3/2 x का मान निकल गया एक ठो। इधर निकालते हैं, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में 1 है, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में 1। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, -1, और ये जो 2 है इधर इंटू में, इधर आके डिवाइड में हो गया। तो मतलब इसका दो शून्यक जो है, दो मूल्य इसका निकल गया, दो शून्यक बोलो या दो मूल्य निकल गया। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो ये 2/3 एक -1/2, देख लो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में सर, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। चलो बहुत ही अच्छा सवाल, एकदम लॉलीपॉप सवाल, एकदम बच्चा वाला सवाल। देखो 3 3 3 3 का सार्वंतर है, तो सार्वंतर हम लोग कैसे निकालते हैं, सार्वंतर, तो सार्वंतर हम लोग डी को कहते हैं, और डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। ठीक है, तो यहाँ देखो ध्यान देने वाली बात है कि ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। तो a2 कितना है, यहाँ 3 है, और a1 कितना है, भी 3 है। तो 3 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा, 0। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ है 0, ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 22 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, एक एपी का प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद यानी कि ए का मान दिया हुआ है, प्रथम पद ए दिया हुआ है। ठीक है, सार्वंतर, सार्वंतर किसको बोले हम अभी, डी को बोलते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, दूसरा पद होगा। ठीक है, दूसरा पद कैसे निकलता है, तो A2 है ना, दूसरा पद कैसे निकलता है, तो A प्लस डी, क्या निकलता है, A प्लस डी। ठीक है, तो इसका जो होगा A कितना हो जाएगा 10, और प्लस D कितना है 10, तो 10 10 कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, या आप क्लास वर्क मान लो। ठीक है, और आप जब भी आंसर करते हो ना, कल हम कंफ्यूज कर गए थे कि आप किसका आंसर कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पे लिख देना 22 का होमवर्क वाला आंसर। ठीक है, तो इसका आप आंसर करके बताओ। ए ए 15 का आंसर बता के बताओ। ठीक है ना, 15वां पद का आंसर निकाल करके बताओ आप। ठीक है, यहाँ पे तो हम A2 का मान निकाले, A15 का मान निकाल के बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। एपी में, एपी में यदि a बराबर 7 है, d बराबर इतना है, n बराबर इतना है, तो an का मान निकालना है। सिंपल है, जो जो दिया हुआ है। ठीक है, an का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a कितना दिया हुआ है, तो a 7 दिया हुआ है, प्लस n कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ 8 माइनस 1, d कितना दिया हुआ है, d सर 3 दिया हुआ है, तो 3 लिख देंगे। ठीक है, बराबर 7 प्लस 8 में एक गया तो कितना हो गया, 7, 7 दिया कितना हो जाएगा 21, 21 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28, तो 28 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है 28, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो तीन के प्रथम 5 गुणजों का योग निकालना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इस तरीके का सवाल आप लोगों को पहले भी करवाया गया है। देखो कैसे करना है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग पूछ रहा है ना, तो एक काम करो, तो 5 गुणज, 3 के प्रथम 5, तो 3 6
9 कितना हो गया, 3 हो गया, 12 15 5 हुआ, देखो तो 1 2 3 4 5, बिल्कुल। तो 3 के प्रथम 5 गुना हम लोग लिख दिए, प्रथम मतलब स्टार्टिंग से करना है, ठीक है, 3 से, 3 का पहाड़ा पढ़ो और लिख दो 5 तक, ठीक है। अगर 6 गुना बोलता तो 18 तक लिखते, 7 बोलते तो 21 तक लिखते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि a बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, d बराबर कितना हो जाएगा, तो a2 में से a1 को घटा दो, तो a2 कितना है हमारे पास, 6 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलो अब n कितना हो जाएगा, है ना, n कितना हो जाएगा, तो 5 टू है, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख देंगे, ठीक है। अब निकालना है आपको Sn, क्या निकालना है, Sn। चलो यहाँ पे बना देते हैं Sn का, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। चलो तो n कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो n दिया हुआ 5 और नीचे 2 हो जाएगा, और 2a, a कितना दिया हुआ है, a सर 3 दिया हुआ है तो 3 लिख देंगे, प्लस n कितना निकाले अभी लोग 5, तो 5 माइनस 1 और d का मान 3। चलो क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे 5 बटा 2 लिख देंगे, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी सर 6 हो जाएगा, तो 6 प्लस 5 में से 1 गया तो 4, और 4 को 3 से गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करो तो 5 बटा 2 और ये गुना में हो जाएगा, 6 और 12 कितना हो गया, 18, काट दो इसको, तो 9 दूनी 18, तो 9 और 5 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 45, यानी कि इसका एसएन जो निकल गया वो कितना निकल गया, 45 निकल गया, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, ठीक है। चलो किसको किसको बोर लग रहा है पढ़ने में, जो कि थोड़ा कुछ ज्यादा लंबा हो जा रहा है, लेकिन हमको तो कंप्लीट तो भी करना है ना, कि एक बार में, ठीक है। जब भी इस वीडियो को देखो तो आप 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल के बैठो, ठीक है, तब आप सीख जाओगे इसको, और इसको एग्जाम आने से पहले एक बार फिर से देख लेना, ठीक है, बहुत काम आएगा, बता रहे ना, बहुत काम। चलो सभी वृत्त क्या होते हैं, तो ये समरूप होते हैं बच्चों, याद रखना, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, सिमिलर है ना, 26 नंबर, आकृति में डीई और बीसी समांतर है, मतलब कि डीई, ये आकृति देख रहे हैं, इसमें डीई और बीसी जो है ये दोनों समांतर है। और जब समांतर होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए इसका, कि जब समांतर होता है तो इसका त्रिभुज का जो भुजा होता है वो अनुपातिक में बढ़ जाता है। जैसे कि अगर डीई समांतर है ना, क्या बोले हम, डीई समांतर अगर बीसी है तो इसको हम लोग परमेय 6.1 से, ठीक है, किससे, परमेय 6.1 से ये अनुपातिक हो जाता है, क्या होता है, एडी बटा बीडी, है ना, डीबी भी बोल सकते हैं या बीडी भी, ठीक है, और एई बटा ईसी, एई बटा ईसी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ईसी का मान ज्ञात करना, आकृति डीई में ईसी का मान ज्ञात करना। अब देखो यहाँ पे एडी का मान कितना दिया हुआ है, एडी का मान दिया हुआ 1, और डीबी का मान कितना दिया हुआ है, डीबी का मान 2 दिया हुआ है, तो 2 लिख देंगे, बराबर एई का मान कितना दिया हुआ 1.5, और ईसी का मान कितना दिया हुआ है, सर नहीं दिया हुआ, यही तो निकालना है, चलो निकालना है। इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो ईसी को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ईसी हो जाएगा, और 1.5 और गुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, मतलब कि इसी का मान जो निकल गया हमारे पास 3 निकल गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करें, ध्यान देना, इस तरीके का सवाल आता है और आएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब डीई और बीसी समांतर रहेगा, ठीक है, जब इस तरीके का त्रिभुज और समांतर रहे तो हम इसको जो भुजाओं का अनुपातिक कर देंगे, हम एडी बटा डीबी कर देंगे और एई बटा ईसी बोल देंगे, और इन चारों में से किसी एक चीज नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्रॉस मल्टीपल करके, और जो नहीं दिया हुआ है उसको हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 27 नंबर, आकृति में एबीसी समरूप क्यू आर पी दिया हुआ है, ठीक है, दोनों जो त्रिभुज है ना ये दोनों समरूप दिया हुआ है, ठीक है, और समरूपता कसौटी कितना से किससे बराबर होगा ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एबीसी, क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी तथा पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, ठीक है। देखो आप लोग को ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी क्लियर करवा दे, इसलिए हम पूरा लिख देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा समझो इस बात को, समझते ही नहीं हो, है ना, क्या लिख दिए जी, तथा लिखने का छोड़ के, चलो इसको फिर से लिखते हैं तथा, हाँ, तो दोनों में हम लेंगे, और देखो एबीसी में हमारा एबी भुजा, क्या बोले, एबी भुजा, और पी क्यू आर में हमारा पी क्यू भुजा, ठीक है, पी क्यू भुजा, नहीं पी क्यू नहीं, 3 ये इससे ना होगा, 2 दूनी 4, इससे क्यू आर भुजा,
ठीक है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल बराबर है। क्यों? क्योंकि ये 2 है, ये 4 है। ठीक है, तो ये अनुपातिक में हमारा ये बराबर हो जाएगा। ऐसे करो ना, ऐसे लिखो तुम, एक काम करो, ऐसे लिखो, ए बी बटा क्यू आर। ठीक है, तो ए बी का मान कितना है? 2, और क्यू आर का मान कितना है? 4। ठीक है, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखो यहाँ पे, इसी तरीके से हम फिर से बनाते हैं। इस त्रिभुज में देखो, एबीसी में हमारा बीसी भुजा, एबीसी इसमें हमारा बीसी भुजा, एक मिनट, ये थोड़ा सा हैंग कर रहा था। हाँ, इसमें आपका बीसी भुजा, और इसमें आपका इसका डबल कौन सा है? पी आर, तो पी आर भुजा, दोनों क्या है आपका? बीसी भुजा कितना है? 2.5, और पी आर भुजा कितना है? 5 है। इसको अगर आप काटोगे तो ढाई दूनी 5, यानी कि 1/2 इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, और फिर से देखो एक और, एसी भुजा, क्या बोले हम? इस त्रिभुज में एसी भुजा, और इस त्रिभुज में आप देखो पी क्यू भुजा। ठीक है, एसी भुजा का मान 3 और ये 6, तो इसका भी मान आ गया 2। मतलब कि इसका जो भुजा 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 कसौटी से ये बराबर है। क्यों? क्योंकि सभी भुजाएं जो है ये बराबर है। ठीक, अनुपातिक में बराबर है, इसलिए ये साइड 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 से जो है ये बराबर होगा। साइड का मतलब होता है भुजा। ठीक है, भुजा 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 से बराबर है। ठीक है, अगर यही चीज है यहाँ पे कोई भी एक एंगल बराबर हो जाता तब यहाँ पे एंगल को हम लोग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तीनों जो है ना साइड बराबर है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 28 नंबर में क्या लिखा हुआ? यदि एबीसी, यदि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ में कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण एफ, कोण सी बराबर कोण ई है, तो क्या होगा? कौन सा क्या समरूप होगा? तो ए के बराबर डी है, बी के बराबर एफ है, और सी के बराबर ई है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है कि ए के बराबर डी है, तो समरूप जब भी होगा ना तो ये लाइन से होगा। तो देखो, तो ए के बराबर डी है, हाँ चलो सही है। बी के बराबर ई हो जा रहा है यहाँ, लेकिन यहाँ पे बी के बराबर एफ है, यानी कि ये ऑप्शन कट गया। चलो दूसरा वाले में आ जाओ। बी के बराबर डी है, तो बी के बराबर तो एफ है, गलत, ये भी कट गया। तीसरे में आओ, ए के बराबर डी बोल रहा है, क्या ए के बराबर डी है? हाँ बिल्कुल। बी के बराबर एफ, बी के बराबर एफ सही है। सी के बराबर ई, तो सी के बराबर ई, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको बारी बारी से एक एक करके चेक करना है और काम करना है। आगे देखते हैं हम लोग 29 नंबर सवाल। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों कि जब दो त्रिभुज दिया हुआ रहे, ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल का बात रहे, तो दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात जो है इनके भुजाओं के वर्गों का अनुपात के बराबर होता है। हमने पिछले वाले, ठीक है, 2023 वाले क्वेश्चन पेपर में हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी सवाल आएगा ना तो इसको वर्क कर देना। ठीक है, 4 और 9 है ना, तो 4 का वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, और 9 का वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 4 का वर्क करेंगे तो 16, और 9 का वर्क करेंगे तो 81, तो 16 81 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 सेंटीमीटर है, एक भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर, तो शेष भुजा की लंबाई निकालना है। ठीक है, चलो पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और समकोण त्रिभुज कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री, मतलब कि ये कोण आपका 90 डिग्री है। चलो इसमें हम लोग कोई भी मान ले लेते हैं। चलो ए लिख लेते हैं, बी ले लेते हैं, और इसका सी। इस त्रिभुज का नाम हो गया एबीसी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो एबीसी में क्या क्या दिया हुआ? कर्ण दिया हुआ। कर्ण क्या होता है हमारा? ये वाला लाइन होता है, तो कर्ण कितना दिया हुआ? 13। ठीक है, उसके बाद आपका दिया हुआ एक भुजा 12 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी एक भुजा दिया हुआ होगा 12, चलो मान लो लंब दिया हुआ है 12। ठीक है, तो यहाँ पे शेष भुजा की लंबाई निकालना है, सिंपल है, निकल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे, है ना। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, क्या बोले हम? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बताओ कर्ण कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो कर्ण जो है ये 13 है। ठीक है, यही है ना, कर्ण दिया हुआ 13, तो यहाँ लिख देंगे 13 का स्क्वायर, और बराबर लंब कितना दिया हुआ है? लंब सर 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस सर आधार नहीं दिया हुआ है, तो आधार की जगह में आधार का स्क्वायर ही लिख देंगे। ठीक है, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और प्लस हमारा हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलो 169
और ये जो बराबर का इधर में 144 है, अगर हम ये साइड कर देते हैं तो माइनस में 144 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ का सिर्फ आधार का स्क्वायर बचा। एक 169 में 144 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 25। कितना बचेगा, 25 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये स्क्वायर को हम अगर ये साइड ले जाते हैं तो वो हमारा अंडर रूट में हो जाता है। ठीक है, ये हमारा अंडर रूट में हो जाएगा 25। जब ये स्क्वायर हट जाएगा आधार से, जाना आधार से जब हम स्क्वायर को हटा देंगे तो ये इधर होके अंडर रूट में हो जाएगा। अब इसका हम जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 5। यानी कि आधार का जो वैल्यू निकल गया वो कितना निकल गया, 5। मतलब इसका जो तीसरी भुजा है बच्चों, अन्य भुजा है, वो कितना है, 5 है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 31 नंबर में, 31 नंबर हमारा क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी कितना है। ठीक है, तो चलो एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं, ये क्वेश्चन को हम समझा देते हैं, बाद में फिर इसका ट्रिक बता देंगे कि एक लाइन में आंसर कैसे लिखना है। पहले समझ लो। ठीक है ना, त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी। ए बी का मान कितना दिया हुआ, 6√3 है ना, ए बी का मान दिया हुआ 6√3। ठीक है, और ए सी का मान दिया हुआ 12। ठीक है, और आपका बी सी का मान दिया हुआ 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस जो हम लोग का कहता है, क्या कहता है, पाइथागोरस। पाइथागोरस कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना कहता है जी। जी सर, बिल्कुल यही कहता है। तो कर्ण यहाँ पे कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर कर दो। और लंब लंब कितना है, लंब है सर 6√3, तो 6√3 का स्क्वायर कर दो। और प्लस आधार कितना है, 6 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 छक 36। इसको ध्यान देना, 6 छक 36, और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुना करेंगे 3। ठीक है, तो 36 तिया कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 के 8, हाथ बचा 1, 3 तिया 9 और 1 10, 108। कितना हो जाएगा, 108। ठीक है, प्लस 6 छक 36। ठीक है, तो इधर हो गया 144, और इधर जोड़ो तो 8 6 14 का 4, हाथ बचा 1, 3 और 1 4 और 1, यानी कि दोनों साइड इक्वल हो गया। दोनों साइड इक्वल हो गया, मतलब कि बच्चों ये पाइथागोरस जो त्रिक है, पाइथागोरस जो प्रमेय है, ये इसमें लागू हो गया। और पाइथागोरस प्रमेय कब लागू होता है, जब त्रिभुज समकोण होता है। जब त्रिभुज समकोण होता है तभी ये पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। तो दोनों साइड इक्वल हो गया, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री का होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 90 डिग्री। यानी कि इसका बी कोण जो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुआ। ठीक है, और इस तरीके का कोई भी सवाल रहेगा ना तो 100% 90 करके आ जाना, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये ट्रिक था आपका। आगे देखो, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो एक वृत्त बना लो। और वृत्त की बहुत सारी जीवाएं होती है, ये हो गया, ये सब जीवा हो गया, क्या है, ये सब जीवा है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जीवा कौन सा हो जाएगा, जो बीच में होगा, जो बीच में होगा। और बीच में क्या होता है, तो बीच में आपको पता है सर कि बीच में जो होता है ना वो व्यास होता है। क्या होता है, व्यास। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है ना, वो व्यास होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 33 नंबर, बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से P की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या कितना होगा। ठीक है, तो एक वृत्त है, मान लो वृत्त है, और वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे कोई बिंदु होगा। ठीक है, पी बिंदु होगा, और यहां से एक स्पर्श रेखा गया है जिसका कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद बोला केंद्र से पी की दूरी, यहाँ पे केंद्र है, और केंद्र से जो पी की दूरी है ये आपका 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको वृत्त की त्रिज्या निकालना है, मतलब ये वाला मैंने निकालना है। ठीक है, तो नाम दे दो ना इसका, इसका नाम दे दो, यहाँ पे कुछ भी दे दो, ओ दे दो इसका नाम, और इसका नाम दे दो ए। ठीक है, चलो अब हम लोग को यहाँ निकालना है एओ का मान निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि जब भी अन्य बिंदु रहे, है ना, किसी भी बाह्य बिंदु रहे वृत्त का, और वो स्पर्श करे तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। मतलब ये क्या हो गया, हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है, कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही कहता है। अब देखो यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण सबसे बड़ी लंबी भुजा होती है बच्चों, तो यहाँ 25 है, तो 25 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब बराबर लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब ये है। ठीक है, 24, तो 24 लिख देंगे, 24 का स्क्वायर। आपका जो ये दिया हुआ है ना, आधार दिया हुआ है, ये जो है ना आधार दिया हुआ है।
ठीक है, जो त्रिज्या है ये आधार है, तो हम लोग आधार निकाल लेंगे ना, तो यही आपका वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। चलो, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है, और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, 625 और ये 576 इधर आके माइनस में हो जाएगा, और बराबर में इधर क्या बचेगा, सिर्फ का सिर्फ बचेगा आधार का स्क्वायर। इसको घटाएंगे 625 में 576 को, तो हमारे पास आएगा 49। कितना आएगा 49 बराबर आधार का स्क्वायर। ये स्क्वायर को जब हम वो साइड कर देंगे, ठीक है, हम क्या बोले, स्क्वायर को अगर हम ये साइड कर देते हैं तो ये हमारा 49 जो है ये हमारा वर्गमूल में हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बचा, सिर्फ आधार बचा, क्योंकि स्क्वायर हट खत्म हो गया, अंडर रूट में हो गया ना इधर। अब ये 49 जो है ये किसका वर्गमूल है, तो सर किसका वर्ग है, तो ये आपका 7 का है। तो 49 का वर्गमूल जो निकला 7 निकल गया, मतलब कि आधार का मान हमारा निकल गया 7। ठीक है, लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना बात को आप लोगों को, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो बहुत सारे बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक है ना, एक वृत्त है और इसकी स्पर्श रेखाएं बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, बहुत सारा, बहुत सारा, बहुत सारा स्पर्श रेखा हो सकता है। ठीक है, तो अपरिमित रूप से अनेक। लेकिन यही सवाल अगर थोड़ा सा पलट देता, पिछले वाले में ये 2023 वाले क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बाह्य बिंदु से मात्र 2। ठीक है, और सिर्फ बोला कि वृत्त की कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो बहुत सारा, अपरिमित रूप से अनेक, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में, 36 नंबर में। अच्छा, ये तो बच गया ना एक, इसको छोड़ दिए थे ना, 35, हाँ 35 नंबर देख लो, क्या लिखा हुआ है, दी गई आकृति में ओपी का मान 5 दिया हुआ, ओपी का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पीए का मान दिया हुआ है, पीए की का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ओ ए का मान निकालना, सिंपल वही चीज बात हो गया, वही वाला जो आप बनाए वही वाला। ठीक है, चलो फटाक से हम इसको शॉर्ट बनाते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर, चूंकि यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री मतलब समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगता है। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही था ना। चलो बैठा दो फटाक से। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे लंबी भुजा कौन है हमारा, 5 है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो समकोण का, जो समकोण के जो सामने वाली भुजा होते हैं ना वही आपका कर्ण होता है। तो समकोण का सामने वाली भुजा कौन है, 5, यही है कर्ण। तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया हुआ है, लंब सर नहीं दिया हुआ है, तो लंब के जगह में लंब लिख देंगे। ठीक है, प्लस आधार कितने दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर, 5 25, और बराबर लंब का स्क्वायर, और प्लस 3 तिया 9। ठीक है, 9 इधर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 25 माइनस 9 बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, 25 में से 9 घटाओगे तो 16 बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर जो इधर है क्या अंडर रूट में हो जाएगा 16। ठीक है, तो हमारा लंब हो जाएगा, लंब बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो लंब बराबर हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 निकल जाएगा, यानी कि लंब का हमारा निकल गया 4। ठीक है, मतलब एओ का मान यहाँ पे निकल गया आपका 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ण वगैरह लिखा हुआ ना, कर्ण लंब आधार, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो ओपी का स्क्वायर, पीए का स्क्वायर, एओ का स्क्वायर, इस तरीके भी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, केंद्रीय कोण थीटा और आर वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है बच्चों थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। ठीक है, अब सर यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा है बाबू, ये तो नजर आ रहा है ना ऑप्शन नंबर 2 में, कैसे सर नहीं समझ में आ रहा है, अरे बाबू ये लिख सकता है ना थी पाई आर स्क्वायर, ये थीटा जो है इसके साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, गुने में है ना जी, और नीचे 360 है। ठीक है, नीचे कितना है 360, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री है, बहुत ही आसान है। मतलब कि एक वृत्त होता है, वृत्त का एक केंद्र होता है और एक त्रिज्या होता है और एक और त्रिज्या होता है। ठीक है, और उससे क्या बन जाता है हमारा त्रिज्या खंड बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया त्रिज्या खंड। ठीक है, और ये कितना डिग्री पे कोण बना रहा है, 60 डिग्री पे। अब बनाना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो अभी हमने क्या बताया, त्रिभुजीय खंड का क्षेत्रफल बताया कि थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है।
तो थीटा कितना है मेरे प्यारे बच्चों, थीटा 60 डिग्री का है, तो 60 लिख देंगे बटा 360, और पाई का मान 22/7, और आर का मान कितना है, तो आर सर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 6 इंटू 6। ठीक है, अब देखो काटते हैं, 0 से 0, 6 छक 36, 6 से 6 कट गया, अब कहीं कटेगा नहीं सर, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, 22 और 6 बचा, 22 गुना 6, और नीचे कितना बचा, 7 बचा, गुना कर दो 22 को 6 से, 6 दूनी 12 का 2 हाथ बचा, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। 132/7 कहाँ है, तो सर ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 38 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है, चाप की लंबाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का एक फॉर्मूला होता है, लिख लो। ठीक है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बटा 180 पाई आर। ठीक है, तो थीटा का मान कितना दिया हुआ, 60 डिग्री, तो 60 लिख देंगे बटा में 180, और पाई का मान तो आपको बचपन से पता है 22/7 होता है, और आर का मान कितना है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 21, तो 21 लिख देंगे, 7 तिया 21। ठीक है, और भी कट रहा है, 0 से 0, 6 तिया 18, 3 कट रहा है, 3 से 3 कट गया, ऊपर में क्या बचा, ओनली का ओनली 22 बचा, तो 22 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, चाप की लंबाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर सवाल। ठीक है, बस अब लास्ट बचा हुआ है। ठीक है, अब इतना पेशेंस रख लियो तो थोड़ा सा और रख लो, और पूरा सीख के ही जाना। ठीक है, और एक बार एग्जाम में जरूर फिर से रिवीजन कर लेना, ध्यान रखना, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया ना, 5 दिन 2 दिन 3 दिन का टाइम निकाल कर सब जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन होगा सब कंप्लीट कर लेना। ठीक है, बहुत काम आएगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, जब काम आएगा ना तो आप जरूर बोलोगे, जिस तरीके से आप लोग को 9th में तैयारी करवाए थे ना, मॉडल पेपर, प्रीवियस मॉडल पेपर कितना 7 साल का जी नहीं 5 साल का करवाए थे ना, तो 5 साल का आप कितना मजा गया था, तो वो तो हम कमेंट ही देख के देख लिए थे आप लोग। आगे देखो 39 नंबर सवाल, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्तक खंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर दिया है, लघु वृत्तक खंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दीर्घ वृत्तक खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चलो देखो इसको समझो पहले बात को, ये एक वृत्त है, और वृत्त का वृत्तक खंड मतलब कि अगर वृत्त को दो भाग में हम बांट देते हैं तो ये आपका वृत्तक खंड हो जाता है। तो अब इसमें दो वृत्तक खंड होता है, जो छोटा वाला होता है वो लघु वृत्तक खंड होता है, मतलब छोटा लघु वृत्तक खंड, और ये जो होता है ये आपका दीर्घ वृत्तक खंड होता है। ठीक है, अब बता रहे हैं यहाँ पे कि लघु वृत्तक खंड आपका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, बड़ा वाला का निकालना है। तो बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला है इसके लिए, हम क्या करेंगे ना, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से अगर हम लघु वाले को घटा देंगे तो जो शेष है वो बचेगा कि नहीं, बिल्कुल सर, हम पूरे में से लघु वाले को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दीर्घ वृत्तक खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पूरा का क्षेत्रफल निकाल लिए, अब पूरे क्षेत्रफल में से हम लघु वृत्तखंड का, ये छोटा वाला को हम घटा देंगे तब दीर्घ वाला बच जाएगा, तो छोटा वाला का क्षेत्रफल कितना है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ है 7, है ना, तो लिखेंगे 7 इंटू 7, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है ना, बराबर -14। अब यहाँ पे 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 हाथे बचा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 -14। ठीक है, अब 154 में से 14 को घटा दोगे कितना बचेगा, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका दीर्घ वृत्तखंड खंड का क्षेत्रफल निकल गया। क्लियर है, तो ये था आपका 39 नंबर सवाल बच्चों। अब लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट सवाल बचा हुआ है। ठीक है, ये अब देख लो, लास्ट सवाल हमारा क्या है, एक छतरी में 8 ताने हैं। ठीक है, एक छाता दिया हुआ बच्चों, ठीक है, हम ऐसे सपाट एक बना देते हैं छाता। ठीक है, इसमें कितना ताना है, 8 ताना है। ठीक है, तो एक ताना ये हो गया, एक दो हो गया, 4 हो गया। ठीक है, एक ताना दो ताना 4 हो गया, 4 5 6 और 7 8, कितना ताना हो गया, 8 ताना हो गया। ठीक है, छतरी में आप देखे होंगे ना, ऐसे ऐसे इस तरीके से ताना खींचा रहता है, छतरी छाता जी, है ना, तो उसमें क्या है 8 ताना है। अब पूछ रहा है कि छतरी को सपाट वृत्त मानते हुए इसकी क्रमागत तानों के बीच का कोण निकालना है, मतलब कि इन दो तानों के बीच का कोण निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आपको पता है कि एक वृत्त का टोटल जो डिग्री होता है वो कितना डिग्री का होता है मेरे प्यारे बच्चों, 360, और कितना ताना है यहाँ 8 ताना, तो इसको 8 से डिवाइड कर दो तो एक ताना का कोण निकल जाएगा, तो डिवाइड कर दो 8 8 8 16 8 24 8 चौके 32, 4 हो गया 32, यहाँ पे कितना बचा होगा 4, है ना,
40, 8 पचे 40 यानी 45 डिग्री, है ना। इसका एक कोण, एक कोण जो निकला 45, फिर 45, 45 इस तरीके से आपका निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग का एक कोण का पूछ रहा था, दो तानों के कोण के बीच का निकालना था, तो 45 निकल गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो गया। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 40 क्वेश्चन। ठीक है, जो 2022 के क्वेश्चन, सॉरी 22 लिख दिए हम, हाँ 2022 में पूछा गया था। ठीक है, और 2023 में कहीं ना कहीं आपका इसी तरीके का सवाल था। आप दोनों को एक बार कंपेयर करना, दोनों को पढ़ करके, दोनों को देख करके, दोनों वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रीवियस क्वेश्चन करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। बाद में पछताओगे, उससे अच्छा बच्चों आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर करके जाना, मेरे तरफ से जरूर करके जाना। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस मॉडल पेपर, जो कि आपको अभी स्टार्ट नहीं हुआ है मॉडल पेपर, ये भी आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो यदि आप झारखंड बोर्ड का तैयारी कर रहे हो बच्चों, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको। ठीक है, और बेल आइकन जो घंटी है ना, घंटी 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 को दबा लेना। ठीक है, घंटी को दबाने से क्या है ना कि मेरी नई वीडियो जैसे आप लोग के पास आए, ठीक है, अपलोड हो, तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो घंटी वाले बटन को दबा देना। ठीक है, और एक नेक काम तो पता ही है, नेक काम क्या है, शेयर करना है। ठीक है, सभी बच्चों को शेयर करना है। अरे थोड़ा सा तो सपोर्ट करो भाई, अभी आप लोग को इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, कल जाके आपको डिजिटल बोर्ड में पढ़ाएंगे, थोड़ा सपोर्ट करो ना, थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है आप लोग का। ठीक है, सपोर्ट करो। ठीक है, बाकी अगर कोई भी दिक्कत होती है, और भी आप 2023 22 जो भी है प्रीवियस ईयर कितना भी आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, और तैयारी करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग को मिलेगा। ठीक है, और मिल भी रहा है, आप लोग को तैयारी करवाया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी। ठीक है, आपको सब्जेक्टिव का भी चाहिए अगर प्रीवियस क्वेश्चन, तो भी मिल जाएगा। कमेंट कर देना है उसके लिए ना, आप कमेंट कर दो, कमेंट से ही आप लोग का वीडियो बनता है। ठीक, कमेंट को देखते हुए आपका वीडियो बनता है, तो कमेंट कर देना है। ठीक है, और शेयर कर देना है। और कोई भी दिक्कत होती है, हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप का लिंक जो है हमारा डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, मोर में बटन, मोर नीचे नजर आएगा, उसमें मोर में क्लिक करोगे तो नीचे जाओगे, तो वहां पे आपको तीनों का लिंक मिल जाएगा, आप हमसे वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अरे आप तो हमारे फैमिली के जैसे हो यार। ठीक है, जुड़ जाओ। ठीक है, जुड़ जाओ और हमेशा सपोर्ट करो मुझे, मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा आपके एग्जाम के। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।